अस्सलाम वालेकुम। मेहदी पार्ट 13। लंदन का मौसम मामूल भीगा हुआ था। तेज़ हवा चल रही थी। पेरीमैन खिड़की से मौसम का नज़ारा कर रहा था। वो कुछ परेशान नज़र आ रहा था। फिर वो खिड़की से हटकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसकी मेज़ की दूसरी तरफ कैमल मौजूद था। पेरीमैन छत की तरफ देख रहा था और कुछ सोच रहा था। कैमल, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन असल मसला ये है कि वो सीधी तुम्हारी तरफ क्यों आई? वो और भी कहीं जा सकती थी। कैमल ने पेरीमैन की बात सुनी, कुर्सी से उठा, खिड़की के करीब आकर खड़ा हो गया और बाहर झांकने लगा। अच्छा पेरी, मुझे ये बताओ कि अभी तक इससे क्या मालूमात हासिल हुई हैं? हम इससे बहुत कम मालूमात हासिल कर पाए हैं। ग्रे का कहना है कि इसका रवैया मस्बत है, लेकिन जो चीज़ें इसे मुश्तबा या मुशायबा कर रही हैं, मतलब कि शक में मुब्तला कर रही हैं, इनमें से वो एक तो ये कि इसका बाप केजीबी का बड़ा ऑफिसर था, और दूसरी बात ये कि इस टूर पर आने से पहले वो 1 महीना गायब रही थी। माया का कहना है इसका टखना रक्स के दौरान टूट गया था और वो 1 माह अपनी माँ के पास रही थी। ऐसा मुमकिन है, अक्सर बैली डांस करने वाले इस तकलीफ़ से 2-4 होते हैं। कैमल ने तोजी पेश की। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन जब से इसने अपने मुल्क को छोड़कर हमारे यहाँ पनाह ली है, इसकी एक एक शय को देखना पड़ रहा है। हम इसकी माँ को ढूंढ रहे हैं, हमारे मास्को में मौजूद नुमाइंदे इसे ढूंढ नहीं सके। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि इसने अपनी माँ को बाइड ले से फ़ोन किया था, लेकिन गुफ्तगू के दरमियान लाइन कट गई थी। ये तो मामूल की बात है, कैमल ने जवाब दिया। लेकिन ये बात मामूल की नहीं है कि एक बैली डांसर अपने ताइफे को छोड़कर बरतानवी खुफिया एजेंसी के डिप्टी हेड के पास चली है। अच्छा, इसका मेरी तरफ आना इसे जासूसा जाहिर कर रहा है, कैमल ने कुछ सोचते हुए कहा। पेरीमैन ने मेज़ से एक फ़ाइल उठाई और वर्क गर्दानी शुरू की। इसने मुश्तबा तो होना ही है क्योंकि वो बेहद खूबसूरत है, पेरीमैन ने फ़ाइल मेज़ पर रखते हुए कहा। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अक्सर बैली डांसर खूबसूरत होती हैं क्योंकि खूबसूरती इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। लेकिन मैंने जितनी बैली डांसर देखी हैं, इनमें जिस्मानी लिहाज से कोई इतनी पुरकशिश नहीं, पेरीमैन ने बात काटी। इसके सीधा मेरे पास आने में तो कुछ और वजूहात भी हैं। मसलन ये कि वो मुझे जानती थी, हम 2 बार मिल चुके हैं। वो अंग्रेज़ी नहीं जानती, लेकिन मैं रूसी ज़ुबान जानता हूँ। और कैमल ने तौक़्क़ुफ़ किया। और क्या? पेरीमैन ने सवाल किया। और ये कि हम एक दूसरे के लिए हमदर्दी महसूस करते हैं। तुम्हारी गुफ्तगू खासी दिलचस्प है मिस्टर कैमल। तुम दोनों की अब तक सिर्फ 2 ही मुलाकातें हुई हैं, वो भी सिर्फ 10-10 मिनट के लिए। दुरुस्त। इनमें से भी एक मुलाकात आज से 3 साल पहले हुई है और इसके बाद तुम एक दूसरे से मिले नहीं, फिर भी तुम इनके लिए हमदर्दी रखते हो। दिलचस्प। कैमल ने पेरीमैन की बात सुनी, खिड़की से हटकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। शायद पेरी, तुम इस कैफियत से नहीं गुजरे। ये हर आदमी के अंदर होती है और मौका मिलने पर नमूदार होती है, लेकिन तुम मौके की नज़ाकत से वाकिफ़ नहीं हो। कैमल, हमारे मिशन को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है पेरीमैन, लेकिन ये महज इत्तफाक भी हो सकता है क्योंकि इनके ताइफे का दौरा 18 माह पहले तय हुआ था। तुम्हारी बात दुरुस्त है कैमल, लेकिन केजीबी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे लिए शीरी मीठी शराब डालूं? कैमल ने मस्बत जवाब दिया। पेरीमैन ने दोनों के लिए गिलास बनाए। अब हमें क्या करना चाहिए? कैमल ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हमें कुछ नहीं करना, बल्कि मामूल के मुताबिक अपना काम करना है। क्या ख्याल है? कभी कभार हम केजीबी वालों को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, कैमल ने सवाल किया। लेकिन इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए, पेरीमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मिशन के लिए हमारे पास 2 महीने हैं। क्या तमाम तैयारी मुकम्मल हैं? पेरीमैन ने सवाल किया। बिल्कुल, हम अमेरिकियों से बराबर रब्ता रखे हुए हैं। मैं कल ही वाशिंगटन जा रहा हूँ, जहाँ मुझे इनके डायरेक्टर से मुलाकात करनी है। बाइट जद्दा में मौजूद है। वो इसके मशीरों पर नज़र रखे हुए, बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हैं। अफवाहें बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं और अब तो इन अफवाहों को मीडिया ने भी अहमियत देना शुरू की है। और अमेरिकी वहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी जद्दा में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मशीरों पर इनका काबू रहे। इसका मतलब है अगला महीना अहम है, पेरीमैन बड़बड़ाया। और माया के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर वो चारे वाली मछली ना हुई तो इसे छोड़ दिया जाएगा। वो लोग कब तक इससे तफ्तीश करेंगे? 2 या 3 दिन, और इस वक्त तक तुम वाशिंगटन से वापस आ जाओगे, तमाम मालूमात इकट्ठी हो जाएंगी। ग्रे इसके मुतालिक क्या कहता है? कैमल ने फिर सवाल किया। बकौल ग्रे, वो बेहद ज़हीन और मददगार साबित हो सकती है। तो
तो ये कि वो एक हसीन शिकारन है जो तुम्हारे शिकार के लिए आई है, पेरीमैन ने कैमल की तरफ देखते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। मंजर बदला। इमाम साहब ने इसे पहचान लिया। वो समझ गए कि यही वो शख्स है जिसके बारे में हाजी मस्तान इनसे बात कर रहा था। जो निशानियाँ इसने बताई थी वो सभी इसमें मौजूद थीं। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, इस शख्स के जानने वाले इसके करीब इकट्ठे होने लगे। हाजी मस्तान ने अपनी जाय नमाज इकट्ठी की और इस शख्स के सामने आकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र है, इसने बिलाखिर आपको हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए भेजा। मुझे अल्लाह ने तुम लोगों की रहनुमाई के लिए भेजा है ताकि तुम्हें गुनाहों की दलदल से निकाल सकूं। ये कहकर वो शख्स मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। हाजी मस्तान इसके पीछे पीछे चला गया। इमाम साहब उन्हें जाता हुआ देख रहे थे। हॉक ने एप्रन पहना हुआ था। वो अपने घर के बावर्ची खाने में मौजूद था। हॉक अपनी पसंदीदा डिश तैयार कर रहा था। इसके दोनों बेटे इसकी मदद के लिए मौजूद थे। वहाँ से कुछ फासले पर गैमल जोलिया के पास बैठा हुआ था। इस मेज़ पर जोलिया के अलावा हॉक के बड़े बेटे की गर्लफ्रेंड और चंद दोस्त मौजूद थे। हॉक को खाना बनाना बेहद पसंद है। खाना पकाकर इसे सुकून मिलता है। खाना पकाने के अलावा इसका दूसरा शौक घर की सजावट है, जोलिया ने गैमल को बताया। हाँ, मुझे मालूम है, हॉक ने मुझे बताया था। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है अगर तुम यहाँ सेहन में एक कमरा बना दो ताकि हर वक्त वो इसे सजाता रहे? गैमल ने शरारतन कहा। आइडिया अच्छा है। वैसे क्या ख्याल है अगर कमरा बनाने की जिम्मेदारी भी इस पर डाल दी जाए? इस तरह वो सालों मसरूफ़ रह सकता है। गैमल ने पीछे मुड़कर देखा। ये आवाज़ आने वाली एक मेहमान ख़तून की थी। जोलिया ने गैमल से इसका तारुफ करवाया। वो एक टूर स्टार जर्नल की बीवी थी और वहाँ करीब ही रहती थी। इन लोगों का गैमल के बारे में ख्याल था कि वो शायद पेंटागन का कोई बड़ा अफसर है। गैमल अगरचे अजनबी लोगों में था, लेकिन इसे बोरियत का एहसास नहीं हुआ था। आज सुबह CIA के डायरेक्टर जनरल से इसकी मुलाकात खासी खुशगवार थी। हॉक भी इस मुलाकात से बेहद खुश था क्योंकि वो जानता था कि इस मिशन की खातिर इन्हें अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी से कितनी जंग लड़ना पड़ी थी। हॉक गैमल की शख्सियत से बेहद मुतासिर हुआ था। ख़ुसूसन सेहरा में होने वाले मुआवजे से वो बेहद खुश था। वो गैमल के प्रोफेशनलिज्म का कायल हो गया था। इसकी और गैमल की दोस्ती मज़ीद पुख्ता हो गई थी। इसी दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने की खातिर इसने गैमल को अपने यहाँ शाम के खाने की दावत दी थी। गैमल ने थोड़ी सी पुसपेश के बाद इस ऑफ़र को कबूल कर लिया था। वो ज़्यादा मजलिसी तबीयत नहीं रखता था, इसलिए इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे वहाँ एडजस्ट करेगा। गैमल के तमाम ख़दशात गलत साबित हुए। जैसे ही वह हॉक के घर पहुंचा तो हॉक के पूरे ख़ानदान ने दरवाजे पर इसका इस्तकबाल किया। जोलिया बेहद अच्छी मेज़बान ख़ातून थी और इन्होंने गैमल को बेतकल्फ़ी पर मजबूर कर दिया था। कभी कभार ही ऐसा होता था कि हॉक इतना खुश हुआ हो। वो कभी भी अपने काम को घर पर नहीं लाता, इसलिए जब इसने तुम्हें यहाँ आने की दावत दी तो मुझे खुशगवार हैरत हुई, जोलिया ने गैमल को बताया। गैमल ने इसकी बात गौर से तो सुनी मगर जवाब नहीं दिया। वो भी कभी कभार होता है कि वो किसी शख्स को अपना दोस्त बनाए, क्योंकि वो दोस्त बनाने में बड़ा मोहतात है और अपने काम के हवाले से तो वो बिल्कुल दोस्त नहीं बनाता। इसकी वजह शायद ये है कि हम कुछ अर्से से इकट्ठे काम कर रहे हैं, गैमल ने मुख्तसरन जवाब दिया। तुमको एक और बात बताऊं, तुम्हारी और इसकी दोस्ती की एक वजह तुम दोनों का रिज़र्व रहना है और दूसरी बात यह कि तुम दोनों का ताल्लुक एक ही तरह के बैकग्राउंड से है। इसी वजह से हॉक तुम्हें पसंद करता है, जोलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसकी वजह शायद ये हो कि इसने मेरी फ़ाइल पढ़ ली होगी, गैमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर तो तुमने भी इनकी फ़ाइल पढ़ रखी होगी। क्या तुम जानते हो मेरा ताल्लुक एक अमीर ख़ानदान से है, लेकिन हॉक ने मुझे आज तक अपने बाप से कुछ नहीं लेने दिया और ना ही अपनी औलाद को नाना से कुछ लेने दिया। इस बात का तो मुझे पता नहीं। जोलिया, जो बात तुमने इसके मुतालिक बताई है वो इसकी शख्सियत पर पूरी उतरती है और इसी वजह से मैं इसे पसंद करता हूँ, गैमल ने कहा। अभी इनकी बात जारी थी कि दूसरे मेहमान आ गए। जोलिया इनसे मिलने चली गई। हॉक स्टिक की बड़ी ट्रे उठाया लाया और कांटे से सबसे बड़ा टुकड़ा गैमल की प्लेट में डाल दिया। गैमल परेशानी से इसे देखने लगा। ये क्या? ये तो आधी गाय है, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इसे खा सकूँगा? यकीनन जब तुम इसे शुरू करोगे तो इसके ख़त्म होने का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हॉक ने इसकी गिलास में स्कॉच डालते हुए कहा। यार, मुझे तो सुबह की फ़्लाइट से वापस भी जाना है, ऐसी हालत में वापस कैसे जा सकूँगा? ये तो और भी अच्छा है कि तुम मदहोशी के आलम में सफ़र करोगे, तुम्हें सफ़र का पता भी नहीं चलेगा।
मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं सफ़र के लिए आर्मी के जहाज़ की जगह सिविलियन जहाज़ इस्तेमाल करता हूँ, टूर स्टार जनरल ने मुस्कुरा कर कहा। तभी तो मैं कहूँ, जब कभी हमें अपनी रैपिड फोर्स के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आती है तो इसका कमांडर हमें 48 घंटे तक दस्तयाब क्यों नहीं होता। हॉक ने चोट की। बहस का रुख अब मशरिक़ वस्ता की तरफ हो गया था। गैमल ने ज़्यादा दिलचस्पी का मुजाहरा ना किया, बस हाँ हूँ में जवाब देता रहा। तीनों अमेरिकी अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी से बेहद मुतासिर नज़र आते थे। फिर उन्होंने बरतानिया की वज़ीर आज़म की बातें शुरू कर दी। बातों के दौरान गैमल भूल गया कि वो अपनी प्लेट साफ़ कर चुका था। देखा, मैं ना कहती थी, जब तुम इसे खाओगे तो तुम्हें इसके साइज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। और दूँ? जोलिया ने पूछा। शुक्रिया जोलिया, और मत देना। स्टिक वाकई लजीज था, लेकिन अब मैं शायद एक हफ्ते तक कुछ और ना खा सकूं। गैमल ने जोलिया को मना किया। खाने के बाद महफिल में शरीक एक वकील की बीवी ने गैमल से पूछा, मुझे पता है आप बैली डांस के एक्सपर्ट हैं। हाल ही में जिस रूसी आर्टिस्ट ने अपने ताइफे से अलहदगी इख्तियार किया, इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? गैमल ने कोशिश की कि अपने चेहरे के तासुरात को छुपा सके, लेकिन हॉक ने इसकी इस तब्दीली को महसूस किया था। क्या वो बहुत खूबसूरत है? तुमने इसका रक्स देखा है? हॉक ने गैमल से पूछा। हाँ, मैंने इसका रक्स 2 दफ़ा देखा है। इसका शुमार इस वक्त दुनिया की चोटी के बैली डांसरों में होता है। क्या वो बरतानिया में ही रहेगी? जोलिया ने पूछा। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, शायद इसने अभी फैसला नहीं किया कि इसे कहाँ रहना है। गुफ्तगू का रुख अब रूसी आर्टिस्टों की तरफ मुड़ गया था। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इनका सिस्टम नाकाम हो चुका है। इन आर्टिस्टों का शुमार वहाँ के आला लोगों में होता है। अगर ये लोग वहाँ खुश नहीं हैं तो दूसरे लोगों के बारे में क्या कहा जाए। इसी वजह से ये लोग अपने मुल्क को छोड़कर मगरबी ममालिक में पनाह लेते हैं। आज तक किसी मगरबी आर्टिस्ट ने तो इनके यहाँ पनाह नहीं ली। जनरल की बीवी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। यह भी मुमकिन है कि वो लोग यहाँ स्टिक खाने आते हों, गैमल ने हॉक को छेड़ते हुए कहा। महफिल में एक कहका उबल पड़ा। ठीक किसी वक्त जोलिया के बेटे की गर्लफ्रेंड क्रीम एप्पल पाई का एक बड़ा बर्तन ले आई। गैमल ने एक बड़ा टुकड़ा अपनी प्लेट में डाला और खा गया। बाद में कॉफ़ी का दौर चला। कुछ देर के बाद मेहमानों ने रुखसत ली। जोलिया का बड़ा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिस्को चला गया। छोटे बेटा पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला गया। जोलिया बावर्ची खाने में चली गई। अब हॉक और कैमल कमरे में रह गए। वो ऑपरेशन मेराज के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ने फैसला किया कि इस ऑपरेशन के लिए हेडक्वार्टर अम्मान में बनाया जाएगा और वहीं मवासलाती नेटवर्क कायम किया जाएगा ताकि हज के मौके पर लम्हे लम्हे की तफसील हासिल की जा सके। गुफ्तगू जारी रही। फिर कैमल ने अचानक हॉक से एक सवाल किया। एक बात तो तय है हॉक, वो ये कि ऑपरेशन की कामयाबी की सूरत में हमारी एजेंसी पीछे चली जाएगी और तुम्हारी आगे आ जाएगी। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात दुरुस्त है। 2 बातें सामने आई हैं। एक ये कि ऑपरेशन की कामयाबी की सूरत में अगला इंतज़ाम सदर की सिक्योरिटी कौंसल संभालेगी और दूसरा ये कि मेहदी को हम रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस तरह से हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया है कि इस ऑपरेशन की कामयाबी की सूरत में मामलात फिर मेरे हाथ में नहीं रहेंगे। ताहम मेरी ये कोशिश होगी इन लोगों को हालात ख़राब ना करने दूँ और तुम लोगों की कुर्बानियाँ पसे पश्त ना डाल दी जाएं। गैमल जानता था कि हॉक जो कह रहा है वो खलूस दिल से कह रहा था। हॉक की इस बात से इसे अमेरिकियों के आने वाले इक़दामात का अंदाज़ा हो गया था। इन्हें ख़तरात से प्रीचर्ड ने आगाह किया था कि कामयाबी की सूरत में अमेरिकी बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे। कुछ देर के बाद जोलिया कमरे में आई। गैमल ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मेरी फ़्लाइट में 7 घंटे रह गए हैं, मुझे अब चलना चाहिए। हॉक ने फ़ोन मिलाया और किसी को हदायत दी। कुछ देर के बाद एजेंसी की गाड़ी आ जाएगी और तुम्हें छोड़ देगी। सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए भी गाड़ी आ जाएगी। जोलिया ने कैमल का कोट इसके हवाले किया। तुम्हारे घर का खाना लाजवाब था। मुझे उम्मीद है तुम इस बावर्ची हॉक से मुस्तकबिल में भी काम लेती रहोगी। गैमल ने जोलिया से कोट लेते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब आप वाशिंगटन आएंगे तो हमारे यहाँ ही ठहरेंगे। इस वक्त तक हो सकता है खाना इससे भी बेहतर हो। थोड़ी देर के बाद एक लिमोजिन गाड़ी आ गई। हमारी अगली मुलाकात कहाँ होगी? वैसे तुम लंदन से कब निकलोगे? हॉक ने गैमल से पूछा। अगले 2-3 हफ्ते तक तो नहीं। मैं अब कुछ दिन आराम करना चाहूँगा। तमाम काम मामूल के मुताबिक हो रहा है। बाइट सऊदी अरब में मौजूद है और इन लोगों पर आंख रखे हुए है। तुम्हारे आदमी भी वहाँ मौजूद है। तब तक वाइज़र भी अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा, इसलिए हद से पहले मैं भी वहाँ मौजूद होऊंगा।
गैमल ने हॉग की हैरानगी को कम करने की कोशिश की। तुमसे मिलकर खुशी हुई गैमल, अब अगली मुलाकात ओमान में होगी, गुड लक। हॉग ने गैमल से हाथ मिलाया। गाड़ी रवाना हो गई। हॉग घर के अंदर चला गया। आज तफ्तीश का चौथा दिन था। माया का खौफ कदरे कम हुआ था। पहले दिन तो वो बेहद डरी हुई और नर्वस थी। इस तफ्तीशी मुकाम पर आने से पहले माया गाड़ी में बैठी इस सबक को दोहरा रही थी जो गोडक ने इसे सिखाया था। गोडक ने इसे 3 चीज़ें ज़हन नशीन करने को कहा था। एक ये कि पिछला 1 महीना तुम अपना टखना ज़ख्मी होने की वजह से रक्स नहीं कर सकी। तुमने अपने आर्ट की वजह से अपना मुल्क छोड़ा और गैमल के पास जाने की वजह ये थी कि तुमसे हमदर्दी रखता था। और सबसे बढ़कर ये कि अपने गुस्से पर काबू रखना है। माया को यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसे एक डांसर से बढ़कर एक अदाकारा का किरदार अदा करना पड़ रहा है। माया बिस्तर से उठकर खिड़की के करीब चली आई और बाहर का नज़ारा करने लगी। धूप निकली हुई थी, फूल खिले हुए थे जिनकी खुशबू हर सू फैली हुई थी। वो अपने आज के रवैये के बारे में सोचकर हंसने लगी। आज वो पहली बार तफ्तीश करने वालों से झगड़ चुकी थी। इसकी वाहिद वजह बर्दाश्त की कमी थी। अगरचे मिस्टर बेनेट और ग्रे का रवैया बेहद अच्छा था, वो वहाँ मौजूद हाउस कीपर और गार्ड का रवैया भी बड़ा दोस्ताना था, लेकिन इनके सवाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार एक ही सवाल को तरह तरह से पूछती। इन सवालों से घबरा कर इसने कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी की थी। मसलन मास्को से रवाना होते वक्त इसकी माँ ने इसके लिए चिकन पकाया था या बकरे का गोश्त, या मास्को से लेनिनग्राड फ़्लाइट 3 घंटे 20 मिनट लेती है या 2 घंटे 20 मिनट। वो लोग इसकी छोटी छोटी गलतियों को बुनियाद बनाकर इससे तरह तरह के सवाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो फट पड़ी थी। उन्होंने इसे इसके कमरे में भेज दिया था। थोड़ी देर के बाद हाउस कीपर चाय लेकर आ गई और झूठ मूठ की तसल्ली देने लगी। सुबह के वक्त तफ्तीश इतनी सख्त ना थी। मिस्टर ग्रे इसे अपने साथ बाग में ले गया था। दौरान सैर इसने भरपूर कोशिश की कि इन तमाम सवालात के जवाबात माया से हासिल कर ले जो वो दौरान तफ्तीश हासिल ना कर पाया था, लेकिन माया के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई थी। माया अभी तक खिड़की से बाग को देख रही थी। इसने फ़ैसला कर लिया था कि अब इन्होंने अगर इससे फिर वही सवाल किए तो वो फिर गुस्से में आ जाएगी और इनको खड़ी खड़ी सुना देगी। माया ये सब कुछ सोच रही थी कि इसे बैरूनी दरवाजे से एक पुरानी तर्ज की गाड़ी आती दिखाई दी। दरवाज़ा खुला और इसमें गैमल बाहर निकला। माया ने जब इसे देखा तो खिड़की से ही इससे आवाज़ देने लगी। गैमल इसे देखकर मुस्कुरा दिया। सुना है आज तुमने इन पर अपना गुस्सा निकाला है? हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था। क्यों? क्या बात हुई थी? क्या इन्होंने सख्ती से तफ्तीश की थी? माया ने कुछ जवाब ना दिया और खामोश हो गई। शायद कुछ सोच रही थी। इस वक्त वो गैमल के साथ इसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। गैमल की गाड़ी इस वक्त लंदन के नवाही इलाकों से गुजर रही थी। अगर वो चाहते तो सीधा रास्ता इस्तेमाल करके जल्दी लंदन पहुंच सकते थे, लेकिन गैमल दानिस्ते से लंदन के नवाही इलाके दिखाना चाहता था। माया को गैमल की गाड़ी बहुत पसंद आई थी और इसने गैमल से इसका इजहार भी किया था। माया सीट से टेक लगाए बाहर देखने की बजाय गैमल को देख रही थी। क्या इन्होंने सख्ती से तफ्तीश की थी? गैमल ने सवाल दोहराया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग हज़ारों सवाल पूछते थे। वो शायद समझते थे कि मैं जासूसा हूँ जो तुम्हारे मुल्क की हुकूमत को बदलने आई हूँ या तुम सबको कम्युनिस्ट बनाने आई हूँ। क्या तुम एक अच्छी कम्युनिस्ट नहीं हो? गैमल ने उसे छेड़ा। मैं सिर्फ एक डांसर हूँ। अब इस मौजू पर तुम कोई सवाल नहीं करोगे। माया के लहजे में थोड़ी सी तलखी आ गई थी। कुछ देर खामोशी छा गई। फिर माया ने पूछा, अब क्या होगा? 1 घंटे तक हम लंदन पहुँच जाएंगे। मैं चाहूँगा कि दुकानें बंद होने से पहले तुम अपने लिए ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लो, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसकी तुम फ़िक्र ना करो। बैले क्लब ने तुम्हारे लिए 1000 पाउंड्स दिए हैं। ये इन्होंने तुम्हें उधार दिए हैं। जब ही तुम दोबारा रक्स करने लगोगी तो तुम्हें ये पैसे लौटाना होंगे। गैमल ने माया की तरफ देखा और इसके परेशान चेहरे को देखकर हंसने लगा। माया ने बमुश्किल इसकी हंसी को बर्दाश्त कर पूछा, इसके बाद क्या होगा? ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी पर है। एहतियातन मैंने तुम्हारे लिए होटल में कमरा बुक करवा दिया है, लेकिन अगर तुम तन्हा नहीं रहना चाहती तो मेरी एक दोस्त है, तुम इसके साथ ठहर सकती हो। वो भी एक बैली डांसर है और रॉयल क्लब से इससे ताल्लुक़ है। वो चेल्सी में वाक़ अपने फ्लैट में रहती है। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? माया ने आहिस्तगी से पूछा। सिर्फ़ एक दोस्त, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे ये चॉइस भी पसंद नहीं। क्यों? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती? कहीं तुम्हें मुश्किलात में इजाफ़ा तो नहीं होगा?
गैमल ने जवाब ना दिया और सड़क को घूरने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कम हसास नोयत का है, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? गैमल ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं माया, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे मुतालिक कुछ ख़ास नहीं जानती। तुम्हारी उम्र भी कम है, मेरी दोस्त तुम्हारी हम उम्र है। मुझे यकीन है कि तुम इसके साथ ज़्यादा खुश रहोगी। वो तुम्हें और लोगों से भी मिलवा देगी ताकि तुम्हें अगला फ़ैसला करने में आसानी रहे। गैमल ने माया की तरफ देखा, जो इस वक्त गाड़ी से बाहर देख रही थी। गाड़ी कुछ देर चलती रही, फिर अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा। गैमल ने माया का चेहरा अपनी तरफ किया। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। मंजर बदला। गैमल डाक देख रहा था। माया घर की मालकिन की तरह मस्त फिर रही थी। पहले तो हाथ लगा क्रॉस इसने कपड़ों की अलमारी को देखा। आई रिपीट, पहले तो हाथ लगाकर उसने कपड़ों की अलमारी को देखा कि कितनी मिट्टी जम चुकी है। फिर किचन में घुस गई। ओवन तो चेक किया तो वो तो अपने हाल से बेहाल था। बाथरूम में जाकर इसका मुआयना किया, फिर अपने बेडरूम में आकर उसे देखने लगी, जहाँ गैमल इसके बिस्तर पर चादर बिछा रहा था। नौकरानी हफ्ते में 3 बार आती है, इसलिए तुम्हें अपना बिस्तर खुद ही बिछाना होगा, गैमल ने उसे बताया। कोई बात नहीं, मेरा ताल्लुक एक सोशलिस्ट मुल्क से है जहाँ पर हम नौकरानी वाली एयाशी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माया ने गैमल को छेड़ा। मुझे ये सब फजूल बातें मत बताओ। ये बताओ कि क्या तुम्हें खाना पकाना आता है? हाँ, मेरी माँ ने मुझे खाना पकाना सिखाया है। माँ के जिक्र पर माया की आंखें भर आई। क्या माँ याद आ रही है? माया ने इस बात में सर हिला दिया। फिक्र की कोई बात नहीं, शुरू में ऐसा ही होता है। कुछ दिनों में हमारे आदमी तुम्हारी माँ का सुराग लगा लेंगे, फिर तुम इनसे फ़ोन पर बात कर लेना। गैमल की ये बात सुनकर माया का मुरझाया हुआ चेहरा थोड़ा सा खिल उठा। क्या तुम चाहते हो कि आज रात का खाना मैं बनाऊं? माया ने गैमल से पूछा। नहीं, आज का खाना हम बाहर किसी छोटे से होटल में खाएंगे ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए, क्योंकि अखबार वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मैं अपना हुलिया तब्दील कर लेती हूँ, फिर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ये सूरत हाल को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। गैमल ने उसे मना किया। गैमल के घर के करीब ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट का मालिक गैमल को जानता था। उसने एक कोने में इनके लिए अलहदा मेज़ लगवा दी। चूँकि दोनों की पहली मुलाकात थी, इसलिए एक दूसरे से कुछ भी कहने से एतराज़ करते रहे। आधा घंटे इसी कश्मकश में गुजर गया। फिर जैसे जैसे वह गुजरता गया, इन दोनों ने बातचीत शुरू की, और जब खाने के बाद वाइन का दौर चला, तब तक वो हाथ से फ्री हो चुके थे। माया अब ज़्यादा पुरसुकून थी। फिर इसने अपने हालात के बारे में गैमल को बताया कि वो कैसे इस मकाम तक पहुंची। गैमल को ये सुनकर हैरत हुई कि वहाँ डांसरों का इंतखाब भी एक ख़ास निज़ाम के ज़रिए होता है। माया ने अगरचे दुनिया का टूर अभी कम ही किया था, लेकिन वो मगरबी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो बरतानिया को देखना और जानना चाहती थी। गैमल ने इससे वादा किया कि वो इसे दफ्तर से 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर पूरा बरतानिया इसे घुमाएगा। गैमल ने इसे ये भी बताया कि अगले कुछ रोज़ में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना होगी, बल्कि वो ख़ुद इसका अरेंज करेगा, जहाँ तमाम दुनिया के नुमाइंदे मौजूद होंगे। माया के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बरतानिया की वजारत दाखिला को भी आसानी होगी, जिन पर रूस का बेहद दबाव था, क्योंकि रूस का दावा था कि इनके डांसर ने ताइफे से अलहदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि इसे अगवा किया गया है। माया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वजारत दाखिला की मुश्किल हल हो जाती। वजारत दाखिला का एक माहिर माया को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी करवा देगा। वाइन के बाद मीठे का दौर चला। फिर गैमल ने माया को अपने बारे में बताना शुरू किया। इसका बाप एक कारकुन मजदूर था। जब गैमल कॉलेज में था तो इसका बाप एक कान के हादसे में जाँ बहक हो गया था। वो अपने बाप की कमी बेहद महसूस करता था, क्योंकि इसके बाप की ख्वाहिश थी कि वो किसी मर्तबे और मकाम पर पहुँचे। माया ने आखिरी सवाल इसकी शादी के बारे में किया। गैमल ने मुख्तसरन अपनी शादी फिर बीवी की हादसाती मौत के बारे में बताया। फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह माहौल रंजीदा बातें करने का नहीं है। खाने के बाद वो घर पहुंचे। जब गैमल ने दरवाज़ा खोला तो माया ने इसकी तवज्जो गली में खड़ी एक गाड़ी की तरफ करवाई, जिसमें 2 आदमी मौजूद थे। फ़िक्र की कोई बात नहीं, ये लोग सारी रात यही रहेंगे, बल्कि कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे। गैमल ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, क्या ये तुम्हारे आदमी हैं? कह सकती हो। फिर गैमल ने इसे दीवार में लगा एक छोटा सा बॉक्स खोल कर दिखाया। ये चोरों से बचने का अलार्म है। अगर मेरे सुबह उठने से पहले तुम उठ जाओ तो इसे बंद कर देना। गैमल ने हदायत की। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। माया, परेशानी की कोई बात नहीं, अब तुम महफूज हो। फिर दोनों लाइब्रेरी में आ गए।
क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगी? गैमल ने पूछा। माया ने नफ़ी में सर हिलाया। माया, असल बात यह है कि मैं सोने से पहले 2-3 घंटे काम करता हूँ। इतनी देर तक? हाँ, मेरे अंदर एक घड़ी नस्ब है जो आधी रात तक चलती रहती है। इसके बाद मैं सो जाऊँगा। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर माया चलती हुई गैमल के करीब आई। गैमल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया शायद कोई भी नहीं कर पाता। मैं वादा करती हूँ मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर माया ने आगे बढ़कर इसके करीब होकर उसे गले लगा लिया। फिर चलती हुई बाहर आ गई। गैमल उसे बुत बना देखता रहा। सब कुछ अचानक हो गया था। फिर वो बाड़ के करीब आया और इसलिए उसने पहला ग्लास बनाने लगा। अपनी पसंद की एक कैसेट निकाली और टेप रिकॉर्डर में लगा दी। हल्का सा म्यूज़िक बजने लगा। उसने अपनी अलमारी के एक हिस्से को किताबों से खाली किया। वहाँ एक छोटा सा सुराख था जिसमें एक छोटा सा स्विच लगा हुआ था। गैमल ने स्विच को घुमा दिया। आहिस्तगी से दरवाज़ा खुलने लगा। फिर एक नई अलमारी नमूदार हुई जिसमें मुख्तलिफ फ़ाइल्स तरतीब से रखी हुई थी। गैमल ने फ़ाइलें उठा लीं और कुर्सी पर बैठ गया। माया ऊपर वाली मंजिल में अपने बेडरूम में थी। इसे हल्की हल्की मौसीकी की आवाज़ें आ रही थीं। बेडरूम अगरचे छोटा सा था लेकिन खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर 2 बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थीं। कमरे में मौजूद फर्नीचर अगरचे पुराना था लेकिन खूबसूरत था। माया ने महसूस किया कि उसे कमरा पसंद आया था, लेकिन फिर इसके दिल में आया कि इसे इस कमरे में हमेशा नहीं रहना। मिशन की तकमील पर इसे कमरा छोड़ना पड़ेगा। फिर वो कहाँ जाएगी? मास्को में अपनी माँ के पास? या सोचते सोचते इसकी आंख लग गई। मंजर बदला। प्रेस कॉन्फ्रेंस खासी कामयाब रही थी। शुरू में तो माया कुछ नर्वस थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ती गई इसकी परेशानी ख़त्म होती गई। माया ने रूस छोड़ने की जो वजह बयान की थी, इसमें सरफहरिस्त यही बात थी कि वहाँ आर्टिस्टों पर बेजा पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से इनका फ़न तरक्की नहीं कर पाता। वो अपने फ़न की खातिर रूस छोड़कर बरतानिया में मुकीम है और इसे उम्मीद है बरतानवी लोग इसके दोस्त साबित होंगे। धड़ाधड़ तस्वीरें खींची जा रही थी। माया की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में इसके तर्जुमान साथी ने अहम किरदार अदा किया था। तर्जुमान ने ही इसका हौसला बढ़ाया था और इसे बताया था कि जिस सवाल का वो जवाब ना देना चाहे तो ना दे, वो सूरत हाल को खुद संभाल लेगी। और यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस बखैर खूबी ख़त्म हो गई थी। 2 दिन बाद गैमल और माया घर में डिनर कर रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। गैमल ने फ़ोन उठाया और कुछ बात की। फिर इसने माया को पुकारा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। माया, टेलीफोन पर तुम्हारी माँ है। हमारे आदमियों ने इसे ढूंढ लिया है। वो तुमसे बात करना चाहती है। अपनी माँ से मेरा या अपनी तफ्तीश का जिक्र ना करना। माया ने गैमल से फ़ोन लिया। वो बेहद खुश थी। और दूसरी तरफ ठीक आधे घंटे बाद गोडक, न्यूटन और लारेसा ने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग सुनी। गुफ्तगू के दौरान माया की माँ ने इससे पूछा था कि क्या इसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े हैं, तो माया ने अपनी माँ की परेशानी दूर कर दी थी। अलबत्ता इसने अपने फर वाले बूटों के ना होने का अफसोस किया था। गोडक ने यह जुमला टेप पर फिर चला दिया। फिर लारेसा और न्यूटन की तरफ देखा। सब ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली और खुशी का इजहार किया। उधर बरतानवी खुफिया एजेंसी के लोगों ने भी फ़ोन और गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुनी थी, लेकिन उन्होंने इसमें कोई अहम बात नहीं मिली थी। उन्होंने माया के फर वाले बूटों की अदम मौजूदगी वाली बात को भी कोई अहमियत ना दी थी, क्योंकि ये कोई अहम बात नहीं थी। माया और इसकी माँ की गुफ्तगू की रिपोर्ट पेरीमैन को दे दी गई थी और इसे बताया गया कि कोई अहम बात नहीं हुई। माया ने अपना खाना दोबारा गर्म किया और गैमल को अपनी माँ से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताने लगी। जैसे उसे डर था, रूसियों ने वैसे ही रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। वो इसकी माँ को तफ्तीश के लिए ले गए थे और कई घंटे इससे मुख्तलिफ सवालात करते रहे। इन्हें माया के मुल्क छोड़ने से ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ थी कि इसने अपने मुल्क की दी हुई नेमतों की नाशुक्री की थी। माया को मालूम था कि इसकी माँ एक मजबूत खतून है और वैसे भी बताने के लिए इसके पास कुछ ना था। माया अपनी माँ का फ़ोन आने से बेहद खुश थी। आज का दिन इसके लिए अच्छा था। आज वो सुबह सवेरे उठी थी और सबसे पहले गैमल के लिए नाश्ता तैयार किया था। अगरचे से मालूम नहीं था कि गैमल किस तरह का नाश्ता करता है, इसलिए अंडा बनाने में इसे थोड़ी तकलीफ़ महसूस हुई थी, लेकिन गैमल ने नाश्ता करते हुए खुशी का इजहार किया था और जहाँ कोई कमी थी इसकी निशानदेही कर दी थी।
माया कितने दिन तक कैमल के घर पर रही, वहाँ पे इसके अलावा इससे मज़ीद कोई तफ्तीश करवाई गई या की गई या नहीं? कुछ सवालात जवाबात खुद कैमल ने इससे पूछे या नहीं? बरतानिया ने इसे अपने मुल्क की शहरियत दी थी या नहीं? जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।